स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन एपिसोड 14। दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में हम ऋषियों को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसे तेसिक के बारे में पता चल गया था वही नामसुन है, और ये जानने के बाद उसे नामसुन पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे हम गुमजू टीवी न्यूज में देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है और जुगना को हम शो होस्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन ऋषियों ने जैसा कहा था वो वैसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो लोग और भी पुख्ते सबूत के साथ ऋषि और डोगो कंपनी के खिलाफ बात करते हैं। और वो ये भी बताते हैं जब गुमजू चैनल ने ये न्यूज दिखाना शुरू किया तो ऋषियों के लोगों ने गुमजू का एक्सीडेंट भी करवाया। यहाँ तक कि ऋषियों ने हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए आदमी भी भेजे थे, और तो और उनके खिलाफ पक्का सबूत भी मिला था। उनका एक साथी पकड़ा गया था जिसे उन्हीं के वकील ने उन्हें कुछ खिलाकर मरवा दिया। आखिरकार इतने पक्के सबूत होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, और इसी तरह और भी पक्के डिटेल के साथ इस केस के बारे में बात किया जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जुगना बहुत ही परेशान थी और वो शो को होस्ट करने के लिए हिचकिचा रही थी, तो गुमजू ने उसके डर को भांप लिया था और उसने ब्रॉडकास्टिंग को रुकवा दिया था। उसने जुगना से इसके बारे में शांति से बैठकर बात की और जुगना ने उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया। और फिर गुमजू ने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके उसकी बहन को सेव कर लिया था, और तब जाकर जुगना ने बिना डरे शूटिंग को पूरा किया था। ये हम हेशी की पूरी टीम को गुमजू के घर पर देखते हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो बाकी सब इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो गए थे। वो कहते हैं इस घर को घर क्यों कहते हैं, ये तो एक महल है, इसकी सफाई ये लोग कैसे करते होंगे। तभी सामने से मिस्टर शियो आते हैं और वो उन सभी का वेलकम करते हैं और उन्हें कॉफी भी ऑफर करते हैं। तभी हिशी कहने लगता है यहाँ पर हमें गुमजू मैम ने बुलाया था, वो इस वक्त कहाँ पर है, और पता चलता है सभी अपने अपने काम से बाहर गए हुए हैं। तभी यहाँ पर गुमजू का मैनेजर नामगिल आता है और फिर वो इन सभी को गुमजू के सीक्रेट तिजोरी वाले रूम में लेकर जाता है। नामगिल कहता है अब आप अपना काम शांति से यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो जाने से पहले हीरो के अंदाज में कहता है अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भी शुरू से एक पुलिस वाला बनना चाहता था। तभी गुमजू का कॉल आता है और गुमजू हेशी को शांति से यहाँ पर बैठकर अपना काम जारी रखने को कहती है। तो हेशी उनसे पूछता है आप बुसान के लिए कब निकल रही हो, और गुमजू बताती है हम सब कल निकल रहे हैं, और तुम्हारी चिंता तुम बिल्कुल मत करना, तुम सभी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और तुम ये काम यहाँ पर सीक्रेट तरीके से कर रहे हो, इसके बारे में नामसुन को भी नहीं पता चलना चाहिए। जिसके बाद गुमजू कॉल रखती है और जुगना उससे बात करने के लिए आती है। जुगना उसे थैंक यू कहती है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने बहन को नहीं बचा पाती। गुमजू कहती ये तो मेरा फर्ज था। वो न्यूज बाहर आने के बाद ऋषियो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम हमारे साथ बुसान वाला बिल्ला में रहोगी। अभी गुमजू के पास एक और कॉल आता है और ये कॉल उसके बॉडीगार्ड का था। बॉडीगार्ड से पता चलता है उनको आधी रात को पार्क में बैठकर एक्सरसाइज कर रहा है। फिर हम नामसुन और नामिन को देखते हैं, वो दोनों भी बोंगो को ढूंढते हुए पार्क तक पहुंच गए थे। नामिन इतनी देर से चल के आ रहा था इसलिए वो बहुत ही थक जाता है। नामसुन अपने पावर से दूर से ही बोंगो को देख लेती है। इसके बाद वो नामिन को उठाकर वहाँ पहुँचती है। बॉडीगार्ड गुमजू की बात बोंगो से करवाता है। गुमजू उसे डांटना शुरू कर देती है कि आधी रात को ये सब क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें नामिन के साथ अंदर बैठने को कहा था। तब बोंगो कहता है मैं अपनी बॉडी बनाकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब गुमजू कहती है इस वक्त खतरा ज्यादा है तो क्या तुम्हें अभी यही काम करना है, घर पे बैठकर चुपके से आराम से रहना, क्या ये इतना बड़ा काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल हम बुसान के लिए निकल रहे हैं, तो अब ये सब बंद करो और घर पहुँचो। वो से पूछने वाला था हम बुसान क्यों जा रहे हैं, इससे पहले गुमजू कॉल कट कर देती है। तो वो कहने लगता है अगर मुझ पे इतना ही हक जमाना था तो तलाक ही क्यों दिया। तभी वो सामने नामसुन और नामिन को देखता है। वो उनके पास आकर पूछता है नामिन तुम्हें क्या हुआ। नामिन कहता है मैं चलकर आया तो थक गया। तब नामसुन कहती है तुम कहो तो फिर से उठा लो। आगे हम ऋषियों को देखते हैं। उसका मैनेजर आकर उसे जुगना के बारे में बताने वाला था। इससे पहले वो कहता है हाँ मुझे पता है। अब पता चला पावल अपने दुश्मन को पहली बार में क्यों मार देता है, ताकि वो फिर से धोखा ना दे सके। मेरे हाथ में जब मौका था तभी उसे मार देना चाहिए था। फिर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो नामसुन के बारे में सोचने लगता है। उसकी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद वो नामसुन से मिला था और उसे नामसुन बहुत ही अच्छी लगी थी, पर उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि जिससे वो प्यार करने के सपने देख रहा है वो खुद ही उसकी दुश्मन है। आगे हम सभी को गुमजू के घर पर देखते हैं। नामसुन सभी को देखकर गुमजू से पूछती है बुसान तो आपको और मेरे को जाना चाहिए था, तो आप सभी को साथ में लेकर क्यों चल रही हो। गुमजू कहती है अगर इनको साथ में लेकर जाएंगे तभी इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, तुम्हें इन्हें देखकर बताओ क्या इन मर्दों को उनके हवाले छोड़ सकते हैं। और फिर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं। फिर नामसुन कहती है आप ठीक ही कह रहे हो। जिसके बाद गुमजू अनाउंस करती है कल हम सुबह मॉर्निंग के फ्लाइट से बुसान जाने वाले हैं। फ्लाइट का नाम सुनकर नामसुन खुश हो जाती है तो नामिन सैड हो जाता है। वो कहता है आप सभी लोग पतले हो तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं फ्लाइट में बैठा तो मुझे डर है कहीं मेरे वजन से प्लान क्रैश ना हो जाए।
तो हमें कार से चलना चाहिए। तभी यहाँ पर गिलजुंग की भी एंट्री होती है और वो कहती है मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही, मुझे तुम्हारे डैड के साथ जरूरी बात करनी है। तब ग्योंगडोंग कहता है तो क्या आप डैड को छोड़ने वाली हैं? और गिलजुंग कहती है बिल्कुल ठीक समझे। पर ग्योंगडोंग ऑब्जेक्शन करने लगता है और गिलजुंग कहती है मैंने उन्हें पीटकर एकदम ठीक किया, अगर वो गलत नहीं होते तो मेरी शक्तियाँ तभी के तभी चली जाती, और यही तो हमारे पावर्स के रूल्स है। इसका मतलब तुम्हारे डैड ने जरूर कुछ गलत किया था। जब भी मुंह खोलते हैं तो झूठ पे झूठ ही निकलता है। अगर वो नामसुन को वापस ढूंढने के लिए गए थे तो क्या वो एक कॉल नहीं कर सकते थे? अभी बोंगो बीच में बोलने लगता है वो जगह जंगल से घिरी हुई है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता। गिलजुंग उस पर भी चिल्लाती है और कहती है बिल्कुल चुप रहना, खबरदार उसकी वकालत की तो। अब ग्योंगडोंग कहने लगता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने डैड को चाहता हूँ जैसे आप उस अनजान आदमी को चाहते हो। अभी गुमजू के पास नामगिल का कॉल आता है और पता चलता है उसके होटल में रेड पड़ी है। गुमजू कहती है वो जितना खराब खेल खेलेंगे उनकी इमेज उतनी ही गिरेगी, उन्हें जो भी चाहिए सब कुछ दे दो। सर्चिंग के लिए टीम को पूरा कोऑपरेट करना। वही नामगिल को देखते हैं, वो सर्चिंग के लिए टीम को पूरा कोऑपरेट करता है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी थी वो सबके सामने लाकर रख देता है और कहता है आपको जितनी जांच करनी है कर लो, तो अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो भी बता देना, लेकिन इस होटल का खाना खाकर जरूर जाना क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये सब देखकर टीम वाले बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि होटल में रेड पड़ी थी और ये लोग आराम से चिल कर रहे थे। हम रेशियो को उसके वेयर हाउस में देखते हैं जो कि सभी मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू दे रहा था। वो एक जैकेट निकालता है, उसे फाड़ता है और फर को पानी में घोल के भी दिखाता है। वो कहता है ये ड्रग्स नहीं है, गुमजू चैनल पर जो भी न्यूज दिखाया जा रहा है वो सभी बेबुनियाद है। हमने अपने जितने कस्टमर को भी ये जैकेट सेल्स किए थे हमने वापस मंगवा लिए हैं। अगर ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तब मीडिया वाले पूछने लगते हैं अगर ऐसी बात है तो गुमजू ने इतनी बड़ी बात अपने न्यूज चैनल में क्यों कही? इस पर रेशियो ये कहता है कि गुमजू उसकी कंपनी को खरीदना चाहती थी लेकिन उसने उसके इस ऑफर को मना कर दिया था, जिसके वजह से अब वो उसकी कंपनी को बदनाम करना चाहती है। और फिर रेशियो कहता है गुमजू इस देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। आगे हम इन सभी को कार से बुसान जाते हुए देखते हैं। दरअसल गिलजुंग के साथ बहस शुरू होने की वजह से उन लोगों ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी, अब उन्हें कार से जाना पड़ेगा। नामिन कहता है हमें नानी को साथ में लाना चाहिए था, गुंडों ने अगर उन पर फिर से हमला कर दिया तो क्या होगा? तब बोंगो कहता है उन पे ना जाने आज तक कितने हमले हुए, अगर उन्हें साथ में लाते तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती। तभी गुमजू परेशान होने लगती है और नामसुन उससे पूछती है क्या आपको भी फिक्र हो रही है नानी की? गुमजू कहती है हाँ लेकिन पापा की। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कायल और वो गुंडा बुरी हालत में था। मैनेजर भी उनकी ये हालत देखकर हैरान था क्योंकि मामूली सी एक बुढ़िया ने उनकी ये हालत की थी। फिर हम इशिक को देखते हैं, उसके पास नामसुन का कॉल आता है और नामसुन उसे वो सारे वीडियोस टेलीकास्ट करने को कहती है तो उसने अपने वॉच में रिकॉर्ड की थी। वो कहती है ऑलमोस्ट मैं अपने पूरे परिवार को खोने वाली थी और अब इस केस को सॉल्व करना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इशिक से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस वीडियो को टेलीकास्ट कर दे। इसी तरफ हेरिटेज क्लब में देखते हैं मिस हान अपनी पूरी कोशिश कर रही थी सारी जानकारी निकालने के लिए, इसलिए वो मेरी को बहुत सारी ड्रिंक करवाती है। तब मेरी कहती है आखिर पुलिस ने अब तक मुझे क्यों नहीं पकड़ा? उनके पास मेरे खिलाफ भी तो सबूत है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हो? तुम्हें जिसने पैसे दिए थे वो गुमजू है। इससे पहले कि मिस हान का भांडा फूटता मेरी किम वही सो जाती है। फिर मिस हान इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उसके लैपटॉप से क्लाइंट की सारी लिस्ट निकाल लेती है। फिर वो ये VIP क्लाइंट की लिस्ट हिशिक को भेजती है और ये लिस्ट पाकर हिशिक भी अपना काम शुरू कर देता है। आगे हम चीफ प्रोसिक्यूटर मूनसोंग को देखते हैं। गुमजू के सारे होटलों पर रेड करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। गुमजू अपने सारे टैक्सेस हर साल 2 गुना से ज्यादा भरती है और इसके लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया गया है। तब मूनसोंग कहते हैं इसलिए उसको इतना घमंड है क्योंकि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम नामगिल को योंगताक और सुखो के साथ देखते हैं। वो दोनों उसे कहते हैं कि इस काम में बहुत ही खतरा है, ऐसा करने से वो जेल भी जा सकता है और उसकी पिटाई भी हो सकती है। पर फिर भी नामगिल इस काम को करने को तैयार हो जाता है। और फिर हम नामगिल को अदालत में देखते हैं। यहाँ के जज एक कैदी को सजा सुनाने वाले थे तो नामगिल खड़ा होकर उनके खिलाफ बोलने लगता है और वहाँ पर चारों तरफ पोस्टर गिरा देता है और कहता है वह पर मुजरिम को सजा सुनाने आए हैं, वो खुद ही ड्रग्स के केस में शामिल है और इस ड्रग के वजह से काफी मासूम लोग मारे जा रहे हैं, तो बताइए असली गुनहगार कौन है? तभी गार्ड आकर नामगिल को उठाकर बाहर ले जाते हैं। आगे हम मीडिया वालों को ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन टीम के मुखिया चीफ प्रोसिक्यूटर मूनसोंग के साथ इंटरव्यू करते हुए देखते हैं। यहीं पर हम हिशिक की पूरी टीम को देखते हैं, वो लोग भी मीडिया वाले बनकर अंदर घुस चुके थे। मूनसोंग ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन टीम के मुखिया है, उसे इस केस के बारे में बहुत कुछ पता था पर फिर भी वो मीडिया वालों के सामने इसे इनकार कर देता है। कहता है ड्रग्स के नाम पर अब तक जो भी लोग मारे गए हैं
उनके अंदर ड्रग्स नहीं पाया गया। इसका मतलब डूगो पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। तभी हम पीछे से स्क्रीन में वो सारी क्लिप चलते हुए देखते हैं जो नामसुन ने अपने वॉच में रिकॉर्ड किए थे। इसमें हेरिटेज क्लब से लेकर लैब रिसर्च तक की सारी रिकॉर्डिंग थी जो सबके सामने चलने लगती है, और जितने भी मौतें हुई थी उन सब की लिस्ट भी इसमें थी। और इसमें ये भी बताया जाता है कि ये ड्रग्स है ही इतना खतरनाक कि इसे लेने के बाद लोग मर भी जाए तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। और इन क्लिप को चलाने का काम जिन सुक ने किया था। उसने साइट को हैक करके स्क्रीन पर ये क्लिप चलवाई थी। तभी यहाँ पर मीडिया की भीड़ भागकर आती है और हेशी की पूरी टीम को गार्ड के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कि हम नामसुन को देखते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ बुसान वाले विला में पहुंच जाती है। इसके बाद वो विला के अंदर आते हैं और ये विला अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। तभी नामसुन को वहाँ पर उसकी मंगोलिया वाली मॉम तेसेक करके बुलाती है और नामसुन उसे देखते ही इमोशनल होकर उन्हें गले से लगा लेती है। वो उनसे अपने मंगोलिया वाले डैड के बारे में पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। उसकी माँ बताती है कि उनके दिल में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें मना किया, और अगर वो यहाँ पर आकर तुमसे मिलते तो खुशी के मारे वो मर ही जाते। तो तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और तुम वीडियो कॉल पर उनसे बात कर लेना। उसके बाद नामसुन अपने पूरे परिवार को अपने मंगोलिया वाले मॉम से मिलवाती है। यहाँ पर उन्हें गमजू लेकर आई थी। फिर बोंगो आकर नामसुन का इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है। नामसुन कहती है आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। इसके बाद हम इन्हें लंच करते हुए देखते हैं जहाँ पर नामसुन अपनी माँ को हेशिक के बारे में बताती है और उसकी फोटो भी दिखाती है। वो कहती है जब वो सामने आता है तो सामने से वो और भी हीरो लगता है और उसकी माँ को भी हेशिक बहुत ही पसंद आता है। के बाद वो दोनों मंगोलिया वाला डांस भी करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ हम रिशियो को देखते हैं। उसका मैनेजर आकर बताता है ये न्यूज बाहर आने के बाद से ही नामसुन गायब है। उसका कांटेक्ट लोकेशन यहाँ पर दिखाई नहीं रहा, जिससे मालूम होता है कि वो सोल के अंदर है ही नहीं। जब से रिशियो ने नामसुन के बारे में जाना है तब से उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। अगली मॉर्निंग नामसुन उठकर हेशिक को कॉल लगाती है पर हेशिक कॉल नहीं उठाता। तब उसे परेशान देखकर गुमजू उसके पास आती है और उसे बताती है कि हेशिक इस वक्त जेल में है। फिर नामसुन सोच में पड़ जाती है क्या पुलिस वालों को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। गुमजू कहती है वो बिल्कुल ठीक है और ऐसे मामलों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिलहाल उसे अपने मंगोलिया वाली माँ के साथ घूमना चाहिए। वो कहती है उन्हें बीच देखना था तो तुम उन्हें वहाँ पर घुमाने ले जाओ, तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा लेती हूँ। फिर हम गुमजू को कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। उसे एक आदमी शिप की सारी जानकारी देता है और कहता है शिप के मैनेजर से सारी बात हो गई है। वो जैसे यहाँ पर पहुँच जाएंगे वो आपको शिपमैन की सारी जानकारी दे देंगे। इसके बाद गुमजू कॉल रखती है और तभी उसकी नजर सामने एक आदमी पर जाती है। सुन उसे गौर से देखती है तो वो मिस्टर ब्रैडी थे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर आगे हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। गुमजू उससे पूछती है कि वो बुसान पर क्या कर रहा है और ब्रैड कहता है मैं तो बुसान का ही रहने वाला हूँ। गुमजू कहती है पर तुम वॉल स्ट्रीट में काम करते थे ना। पर ब्रैड सॉन्ग कहता है वो सब अफवाह थी, हकीकत में मैं बुसान का रहने वाला हूँ। फिर गुमजू कहती है ये सब बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा असली नाम क्या है। तब मिस्टर ब्रैड अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो बचपन से अनाथ था। बड़े होते होते उसे अनाथ आश्रम से भी निकाल दिया गया। तब से उसने मजदूरी करना शुरू किया और एक दिन वो बोट के माध्यम से रशिया पहुंच गया। वहाँ के लोग चोकोपाई के दीवाने थे तो उसने चोकोपाई बेचना शुरू कर दिया और तब से उसने अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने में लगा दिया। तब गुमजू उससे कहती है तुम बस उस फोटो के बारे में बताओ, तुम्हारा रिशियो से क्या लेन देन है और उस फोटो को देखते ही तुमने क्यों फाड़ दिया था। तब ब्रैड कहता है वो फोटो मेरा बुरा अतीत दिखाता है। जब वो फोटो लिया गया था तो मैं एक मामूली ठेले वाला था और जैसे ही मैंने वो फोटो देखा तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए और मैंने गुस्से में आकर वो फोटो फाड़ दिया। गुमजू को यकीन नहीं होता, वो जिसके बारे में जानने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी उसका तो रिशियो से कोई लेन देन ही नहीं है। फिर ब्रैड सॉन्ग अपने बेसुरी आवाज में सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बोंगो नामिन को लेकर आता है और नामिन कहता है मॉम ने कहा था हमें बिला के अंदर रुकना है। वो यहाँ पर ही गुमजू को देखता है और बोंगो से कहता है मॉम तो सामने ही बैठी हुई है। और बोंगो उन दोनों को साथ में देखकर गलत समझ लेता है जिससे उसे हर्ट होता है और वो नामिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। वही मिस्टर ब्रैड गुमजू से कहते हैं वैसे बुसान में मेरे बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, अगर तुम कोई मदद चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम नामसुन को उसकी माँ के साथ देखते हैं। वो दोनों बीच पर काफी मस्ती करते हैं जिसके बाद खाना खाते हैं। वो पूरा दिन बहुत ही एंजॉय करते हैं और नामसुन उसे कोरिया के बारे में बहुत कुछ बताती है। वही दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में गुमजू के फादर को देखते हैं। लड़ाई करने के बाद फिर से उनकी हालत खराब हो गई थी। तभी यहाँ पर गिलजुंग अपने वकील के साथ पहुँचती है और उसे देखकर वो कहता है मुझे धोखा देने वाली बेहला आ गई। ये सुनकर गिलजुंग को गुस्सा आता है और वो सोफा उठाकर उस पर पटकने वाली थी। तभी उसका वकील उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर गिलजुंग अपने आप को शांत करके उससे कहती है मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ
तुम भी अपना वकील कर लो और खर्चा पानी मुझसे ले लेना। तब वो कहने लगता है ऐसे कैसे मैं अपने प्यार को उस आदमी के साथ जाने दूंगा। फिर गिलजुंग उसे मारने के लिए फिर से आती है और वो वकील उसे बचाता है। गिलजुंग कहती है तुम्हारा प्यार तब कहाँ गया था जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। सच बात तो ये है कि तब तुम जवान थे और तुम्हारे मन में दूसरे लड्डू फूट रहे थे। तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, और अब बुढ़ापे में जब तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है तो तुम फिर से आ गए। तो अब ये प्यार का नाटक करना बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांध के मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। आगे हम रीवा को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो अब काफी अच्छी पोजीशन में आ चुकी थी। वो कहती है मेरी माँ ने मेरी हेल्प की है और अब मैं यहाँ पर रहकर काम सीख रही हूँ ताकि मैं अपना खर्चा खुद चला सकूं। अगर तुम लोग भी बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। फिर रीवा गुमजू को कॉल करती है, पर इस वक्त गुमजू उसका कॉल नहीं उठा पाती। आगे इनका लंच होने के बाद रीवा अपने रास्ते निकलती है और तभी रास्ते पर रीवा को कोई चाकू मार कर चला जाता है और रीवा वहीं गिर जाती है। तभी हम सामने ऋषियों की कार को देखते हैं। वो नीचे उतरकर उसके पास आता है और कहता है मैंने कहा था ना, झूठ बोलोगी तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तभी बताना चाहिए था, नाम सुन ही तेज से है। तभी रीवा के पास गुमजू का कॉल आने लगता है और ऋषियों कॉल अटेंड करता है। गुमजू उससे पूछने लगती है बेटा रीवा तुमने कॉल किया था, कोई जरूरी काम है? पर ऋषियों कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जिन लोगों ने ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन केस में सही से अपना काम नहीं किया था उनके खिलाफ वारंट जारी होता है। ये मामला अब कोर्ट तक जरूर जाएगा और वहीं पर इसका फैसला भी होगा। ये हम गिलजुंग को देखते हैं। जब वो कैफे में पहुंचती है तो सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। सामने टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ था जिसमें एक जगह का एड्रेस था और मिस्टर शियो को वो लोग वहीं पर लेकर गए थे। गिलजुंग बड़े गुस्से में उस जगह पर पहुंचती है और वो अपने सामने मिस्टर शियो को बंधा हुआ पाती है। गिलजुंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है। इसके बाद वो मिस्टर शियो को छुड़ाकर रेस्टोरेंट ले आती है। उससे कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। और मिस्टर शियो उसके प्यार के खातिर ये सब कुछ सहने को भी तैयार थे। वही इशिक के पूरी टीम को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि अब नए कमिश्नर की पोस्टिंग हो चुकी थी और उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि इशिक अपने टीम के साथ वापस काम पर लौट आए। आगे हम बोंगो को रोते हुए देखते हैं। वो कहता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जबकि हमारा डिवोर्स हो चुका है। और फिर वो इमोशनल होकर बहुत ही रोने लगता है और नामिन कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं माँ से बात करूंगा। लगता है मेरी भी हालत मामा जैसी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्योमडोंग को जोंगना के ऊपर फ्लर्ट करते हुए देखते हैं। जोंगना उसके मुंह पर साफ कह देती है मुझे एक्शन हीरो पसंद है, तुम्हारे जैसा कमजोर कछुआ नहीं, तो आइंदा से मुझ पर लाइन मारने की सोचना भी मत। दूसरी तरफ ऋषियों को देखते हैं। मेरी किम कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है कि उनके सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और उनके खिलाफ भी केस हो चुका है। ये सब कुछ अब ऋषियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो अब अपना सबसे बड़ा वाला गेम खेलता है। वो ड्रग्स लेता है जिसके बाद वो कमिश्नर के गाड़ी के सामने आकर रुकता है। गार्ड कार से बाहर आकर ऋषियों को हटाने लगते हैं और ऋषियों सभी को पटक कर मार देता है। सबको मारने के बाद वो कमिश्नर के पास जाकर उसे भी उठाकर पटकता है और वो उसे भी मारने के लिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगाता। आगे हम हिशिक और उसकी टीम को गुमजू के घर पर देखते हैं। वो कहते हैं अभी तो हमें ये जगह मिली थी, अब इस जगह को छोड़कर फिर से अपने पुराने वाले ड्यूटी पर लौटना होगा। और योंग तक हिशिक से कहने लगता है जब तुम्हारी नामसुन से शादी हो जाए तो मुझे गोद ले लेना, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगा। जिसके बाद ये सभी उठकर किचन में घुसकर कुछ बनाकर खाने लगते हैं। तभी यहाँ पर गिलजुंग मिस्टर शियो के साथ आ जाते हैं और इससे पहले वो दोनों उन्हें देख लेते, वो सभी टेबल के नीचे छिप जाते हैं। गिलजुंग मिस्टर शियो से कहती है क्या हम उस दिन वाला मूवी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं? और मिस्टर शियो कहते हैं बिल्कुल। फिर मिस्टर शियो गिलजुंग को अपनी गोदी में उठाकर जाने लगते हैं और वो सभी लोग ये सीन देखकर हैरान थे। वो कहते हैं इस घर की सभी औरतें बहुत ही अजीब है। तभी हिशिक के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कमिश्नर को मार दिया गया है। और दूसरी तरफ नामसुन के पास रीवा की तरफ से मैसेज आता है तो वो उसका हालचाल पूछती है और नामसुन उसका मैसेज पढ़कर खुश होती है। तभी उसके पास दूसरा मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है मैं मर चुकी हूँ, ऋषियों ने मेरा खून कर दिया है क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये पढ़कर नामसुन डर जाती है। तभी उसके पास एक और मैसेज आता है जो कि ऋषियों की तरफ से था। उसमें वो लिखता है अब तुम्हारी बारी है। और इससे नामसुन समझ जाती है कि ऋषियों को उसके सच के बारे में पता चल चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।